स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग के क्लासेस में। बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के डिस्कशन को। हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के टॉपिक्स को। तो आज का हमारा टॉपिक है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है? कार्डियक साइकिल। आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं कार्डियक साइकिल क्या होता है। पहले स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल के डेफिनेशन से। सो कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है? कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट्स दैट occur ड्यूरिंग वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल। जो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है? हार्ट क्या होता है? पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये क्या क्या होता है? ये वन कंप्लीट साइकिल हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मिला के एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है। ये कंप्लीट साइकिल, ये जो एक कंप्लीट साइकिल में जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इवेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियक साइकिल। तो क्या होता है? एक कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? वन सिस्टोल एंड डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट कितने बार धड़कता है? इट इज 60 to 80 बीट्स पर मिनट। अगर एक एवरेज लेना है तो इट इज 72 बीट्स पर मिनट। अगर हम एक मिनट में कितने सेकेंड्स है? एक मिनट में वी हैव 60 सेकेंड्स। सो अगर 60 को 72 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 0.8। सो वन, ये जो एक साइकिल होता है वो कितने देर तक होता है? इट इज 0.8 सेकेंड। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन कितना है? सो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल? इट इज 0.8 सेकेंड। ये 0.8 सेकेंड में क्या होता है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्सेशन। पूरा वेंट्रिकुलर और एट्रिया का पूरा मिला के 0.8 सेकेंड है। पूरा मिला के 0.8 सेकेंड, सबसेपरेट नहीं है, पूरा मिला के 0.8 सेकेंड है। सो इसमें एट्रिया का सिस्टोल कितनी देर तक होता है? एट्रिया का सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड, और जो बचा हुआ टाइम होता है उस पर पूरा टाइम पे एट्रिया डायस्टोल में होता है। तो इस डायग्राम में ऑब्जर्व करो, ये जो ग्रीन कलर में मार्क किया हुआ है वो है एट्रियल सिस्टोल। कितने देर तक होता है? इट इज ओनली 0.1 सेकेंड। बाकी टाइम में क्या होता है? इट इज फुल एट्रियल डायस्टोल। 0.7 सेकेंड इज अ एट्रियल डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के सिस्टोल के बारे में बात करेंगे तो इट इज 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 0.3 सेकेंड्स। यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस इज 0.3 सेकेंड। अगर डायस्टोल के बारे में बात करेंगे तो इट इज 0.5 सेकेंड। तो इस डायग्राम को थोड़ी ऑब्जर्व करो। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे इस रीजन पे, यहाँ पे दोनों वेंट्रिकुलर और ये जो वेंट्रिकल और एट्रिया जो है दोनों डायस्टोल में है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि कंप्लीट डायस्टोल कितने देर तक होता है? कंप्लीट डायस्टोल, तो आंसर क्या होना चाहिए? कंप्लीट डायस्टोल कितने देर तक होता है? इट इज 0.4 सेकेंड। यहाँ पे जो कॉमन एरिया है बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने देर तक होता है? 0.4 सेकेंड। तो जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ड्यूरेशन का तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर कंप्लीट डायस्टोल पूछा गया है तो 0.4 सेकेंड्स। अगर सिर्फ ये पूछा गया है कि एट्रियल डायस्टोल कितना होता है, इट इज 0.7 सेकेंड। अगर सिर्फ ये पूछा गया है कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होता है, दिस इज देन द आंसर इज 0.5 सेकेंड। आंसर इज पॉइंट, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलो डिस्कस करते हैं कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ये जो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं सिस्टोल और डायस्टोल में, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल को डिस्कस करेंगे। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में तीन इवेंट्स होते हैं। पहला होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, उसके बाद होता है रैपिड एजेक्शन फेज, उसके बाद होता है स्लो एजेक्शन फेज। रैपिड एजेक्शन फेज और स्लो एजेक्शन फेज, ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में। चलो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का डिस्कस करते हैं। पहला वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या आता है? प्रोटोडायस्टोल। उसके बाद क्या आता है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। उसके बाद स्लो फिलिंग फेज, रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज, और लास्ट में आता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सो दीज आर द इवेंट्स विच वी आर गोना सी ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। चलो शुरू करते हैं एक एक इवेंट के बारे में। पहला हम डिस्कस करेंगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। हम डिस्कस करेंगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में
वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में कितना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितने स्टेप्स थे, कितने इवेंट्स थे, 3। पहला था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आइसोवॉल्यूम मतलब देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हार्ट जो है, वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अभी क्या है, अभी एट्रिया और वेंट्रिकल में ब्लड है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। अभी भी क्या है, ये एवी वाल्व्स ओपन है। तो मैंने क्या बताया था, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकल में जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, तो इंक्रीज होता है। जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता जाता है। तो मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, एनाटॉमी क्लास में क्या बताया था, जब मैं वाल्व्स के बारे में बता रही थी, ये जो एवी वाल्व्स है, अगर वेंट्रिकल में एट्रिया से प्रेशर ज़्यादा है तो ये एवी वाल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, एवी वाल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तो यही होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये जो एवी वाल्व्स है वो क्लोज हो जाएंगे। दिल बी क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व्स। तो एवी वाल्व्स क्लोज होने की वजह से एक साउंड आता है टप करके, वो कौन सी साउंड होता है, वो S1 होता है, जो हमारा पहला हार्ट साउंड होता है S1। इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्स। अभी भी क्या हो रहा है, प्रेशर अभी भी बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बाय द एंड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडक्शन, एंड में क्या होता है, ये जो मैंने क्या बताया था, वेंट्रिकल से ब्लड वेजल्स बाहर जाते हैं, अगर राइट साइड का है तो पल्मनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड का है तो आयोटा देखने को मिलेगा। सो इन आयोटा और पल्मनरी आर्टरी में क्या है, उनमें भी वाल्व्स है, उन वाल्व्स को हम क्या बोलते हैं, सेमीलूनर वाल्व्स। सो एट्रिया में, वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, इसलिए क्या होगा, अभी ये जो सेमीलूनर वाल्व्स है वो ओपन हो जाएंगे। सो दिल बी ओपनिंग ऑफ द सेमीलूनर वाल्व्स। एट द एंड में क्या होगा, दिल बी ओपनिंग ऑफ द सेमीलूनर वाल्व्स। तो अब तो टैप तो खुला है, अभी भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, टैप खुला है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो सारा जो ब्लड है वो बाहर जाएगा, एजेक्ट हो जाएगा, एजेक्टेड आउट। सो अभी क्या होता है, 2 फेस में, पहला जो फेस है वो है रैपिड एजेक्शन फेस। रैपिड एजेक्शन फेस में क्या होता है, जो 2/3 वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है, जो 2/3 ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो बाहर एजेक्ट हो जाएगा, बाहर ब्लड वेजल्स में चला जाएगा। इट इज एजेक्टेड आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स। उसके बाद स्लो एजेक्शन फेस में क्या होता है, जो 1/3 ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है वो इट इज एजेक्टेड आउट ऑफ द वेंट्रिकल। सो दिस इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक, दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, उसकी वजह से एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं। एवी वाल्व क्लोज होने की वजह से क्या होता है, S1 हार्ट साउंड होता है। अभी क्या है, अभी भी प्रेशर बढ़ रहा है कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, तो क्या होता है, सेमीलूनर वाल्व्स जो है ओपन हो जाएंगे। अभी टैप खुला है तो क्या हो जाएगा, पूरा जो ब्लड है वो बाहर चले जाएगा। तो पहले 2 फेस में चला जाएगा, एक रैपिड और दूसरा है स्लो। रैपिड में कितना बाहर जाएगा, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम जो है वो बाहर एजेक्ट हो जाएगा, बाकी जो 1/3 है वो स्लो एजेक्शन फेस में बाहर जाएगा। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन के होने के बाद क्या होना है, क्या करता है ये एट्रिया, अभी रिलैक्सेशन फेस में है। रिलैक्सेशन फेस में पहला जो स्टेप है वो है प्रोटोडायस्टोल। अभी रिलैक्सेशन हो रहा है, स्लोली रिलैक्सेशन हो रहा है। जब ये रिलैक्सेशन होता है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो है, वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, अभी कम होगा, अभी धीरे धीरे ये वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होगा। than the blood vessels कौन कौन सा, ये जो आयोटा और पल्मनरी आर्टरी है उनमें, उनसे ज़्यादा ये प्रेशर जो है वेंट्रिकल में वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये जो सेमीलूनर वाल्व्स ओपन थे अब वो क्लोज हो जाएंगे, टप करके ये सेमीलूनर वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे। दिल बी क्लोजर ऑफ अ सेमीलूनर वाल्व्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सी साउंड, S2। हमारा जो सेकेंड हार्ट साउंड S2 है वो बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेमीलूनर वाल्व। चलो ये हो गया। अब वाल्व भी क्लोज हो गया। वाल्व क्लोज होने के बाद अभी भी
रिलैक्सेशन फेस में है, अभी भी रिलैक्स कर रहा है ये वेंट्रिकल, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो अभी भी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो अगेन द प्रेशर डिक्रीजेस इन द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में जो प्रेशर होता है वो अभी डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने की वजह से जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर डिक्रीज होता है तब क्या होता है, ये जो एवी वाल्व्स है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स जो थे, एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये जो एवी वाल्व्स थे अब ये ओपन हो जाएंगे, तो ये ओपन हो जाएगा, तो दिल बी ओपनिंग ऑफ द एवी वाल्व्स, दिल बी ओपनिंग ऑफ द एवी वाल्व्स, इफ बी ओपनिंग ऑफ द एवी वाल्व्स। तो उसके बाद क्या होता है, तो अभी ये एवी वाल्व ओपन हो चुका है, एवी वाल्व ओपन चुका है, तो एट्रिया में क्या है, अभी ब्लड है, जो एसवी से और आईवी से क्या हो गया, ब्लड आ गया है। तो जब ये डायस्टोल में था तो ब्लड आ गया है, तो ब्लड आने की वजह से पूरा ब्लड भरा हुआ है, तो अभी ये एवी वाल्व खुला है। जब ये एवी वाल्व खुल जाएगा, ऐसे ब्लड पटक करके क्या आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, पटक करके वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। तो रैपिड फिलिंग फेस में क्या होता है, जो ब्लड है ये ब्लड आके ऐसे एट्रिया से ब्लड ऐसे रैपिडली आके पटक करके वेंट्रिकल्स में आके ऐसे आएगा। तो जब ये आके वेंट्रिकल्स पे पुश होता है तब एक साउंड आता है, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, S3। मैंने बताया था S3 इज बिकॉज ऑफ द रैपिड फिलिंग फेस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रिकुलर गैलअप। तो क्या होता है, एवी वाल्व ओपन होने की वजह से अपने आप ब्लड जो है प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपने आप वेंट्रिकल्स में आ जाता है, तो पहला रैपिड फिलिंग होता है, उसके बाद स्लो फिलिंग होता है। तो रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग जो है ये दोनों पैसिव फिलिंग का मतलब इसमें एट्रिया का कुछ काम नहीं है, एट्रिया कुछ भी नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ये वाल्व्स ओपन हो जाने की वजह से ये जो पूरा ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ जाता है, रैपिड फिलिंग फेस में 70% ऑफ द ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आ जाता है, और स्लो फिलिंग फेस में जो 10% होता है वो आ जाता है। तो रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग दोनों को मिला के सिर्फ 80% ऑफ द ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में फिल हुआ है। तो अभी भी 20% ऑफ द ब्लड एट्रिया में है, तो उस 20% ऑफ द ब्लड को बाहर पुश करने के लिए, उस 20% ऑफ द ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजने के लिए एट्रिया क्या करता है, अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, देयर विल बी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सो दैट द 20% ऑफ द ब्लड is filled in ventricles, 20% of the blood is filled in ventricles। तो जैसा आप समझो कि लास्ट में आपका एक केचप बॉटल है, उसमें थोड़ा लास्ट में केचप है, उस केचप को बाहर लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ज़ोर से स्क्वीज़ करते हैं। ऐसे ही क्या होता है, वेंट्रिकल्स में जो बचा कुचा ब्लड होता है उनको बाहर स्क्वीज़ करने के लिए, बाहर लेके आने के लिए क्या करता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ गया, अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, अगेन सेम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एवी वाल्व क्लोज, सेमिलुनर वाल्व एजेक्शन आउट, देन अगेन प्रोटोडायस्टोल, डायस्टोल में आ जाएगा, प्रोटोडायस्टोल रिलैक्सेशन, अगेन द एवी वाल्व्स ओपन, ब्लड कम्स, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस इज द कार्डियक साइकिल। मैंने हार्ट साउंड में बताया था S4 इज बिकॉज ऑफ द एट्रियल गैलप। सो S4 जो होता है हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, ये फिजियोलॉजिकल नहीं, ये सब में सुनाई नहीं देगा। अगर ये जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है तो स्टिफ्ट वेंट्रिकल के अगेंस्ट द स्टिफ्ट वेंट्रिकल हो रहा है, तभी हमें ये S4 देखने को मिलेगा। जैसा कार्डियोमायोपैथी इन ऐसे कंडीशन में हमें ये S4 सुनने को मिलेगा, बाकी कंडीशन में हमें S4 सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन S4 इज बिकॉज ऑफ द एट्रियल गैलप, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। So this is about the events which are gonna take place during the cardiac cycle। चलो समराइज करते हैं एक बार, पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टोल से स्टार्ट करते हैं। सिस्टोल पे क्या हो जाएगा, पहला स्टेप क्या है,
आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या होता है, देयर विल बी क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व, देयर विल बी क्लोजर, प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व। तब क्या आता है, एक साउंड आता है, क्या वो बोलते हैं उसको हम, S1, पहला जो हार्ड साउंड होता है वो बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्व, क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्व। उसके बाद क्या होता है, एट द एंड में क्या होता है, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ द सेमीलूनर वाल्व, सेमीलूनर वाल्व जो है वो ओपन हो गया है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा फेस में क्या होता है, देयर विल बी रैपिड एजेक्शन फेस, उसके बाद स्लो एजेक्शन फेस। तो ब्लड बाहर चला गया, तो अभी क्या है, डायस्टोल में चला जाएगा, वेंट्रिकल जो है वो अभी डायस्टोल में चला जाएगा। पहला कौन सा होता है, प्रोटोडायस्टोल, प्रोटोडायस्टोल में क्या होता है, ये जो सेमिलूनर वॉल्स ओपन हुए थे वो क्लोज हो जाएंगे, सेमिलूनर वाल्स क्लोज। तो उसकी वजह से क्या होता है, S2 जो दूसरा हार्ड साउंड है वो है S2 बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेमिलूनर वाल्व, उसके बाद फिर से क्या होता है, अगेन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तब क्या हो जाता है, तब जो एवी वाल्व्स ओपन हुए थे, क्लोज हुए थे, वो ओपन हो जाएंगे, एवी वाल्व्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद क्या आता है, ब्लड अपने आप पैसिव फिलिंग होता है, विच इज कॉल्ड एज अ रैपिड फिलिंग फेस एंड स्लो फिलिंग फेस। रैपिड फिलिंग फेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रिकुलर गैलप। तब क्या आता है, इट इज S3 इज बिकॉज ऑफ द रैपिड फिलिंग फेस और वेंट्रिकुलर गैलप। स्लो फिलिंग होने के बाद अभी भी 20% ऑफ द ब्लड जो है वो एट्रिया में बाकी है, तो इसलिए क्या होता है लास्ट स्टेप में, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस इज द कार्डियक साइकिल बच्चों, दिस इज द कार्डियक साइकिल। एक इवेंट को मैंने डिटेल में बताया है कि कैसा होता है, क्या क्या होता है, कब ये कौन सी वाल्व खुलता है। तो आई होप आपने ये समझा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने देख लिया कि मैकेनिकल इवेंट्स कौन कौन सा होता है। तो अब चलो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स क्या क्या होता है। तो मैंने बताया था ऑटो हार्ट में एक स्पेशल कैरेक्टर्स है, स्पेशल कंडक्शन सिस्टम है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी ऑटो रिदमिसिटी। इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अपने आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। तो उसको कोई और इम्पल्स का, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत, करंट का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। तो कैसे, बिकॉज ऑफ दिस थिंग देयर इज अ स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम विच वी कॉल इट एज अ, फर्स्ट इन द एट्रिया पे क्या है, हमें एट्रिया पे क्या मिलता है, एट्रिया पे हमें मिलता है एसए नोड को हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर, क्योंकि यहाँ से ही इम्पल्सस जनरेट होता है। ये जो इम्पल्सस है वो कहाँ पे जाएगा, अभी एवी नोड पे। तो एवी नोड के बाद कहाँ पे जाएगा, ये सेप्टम पे क्या है, बंडल ऑफ हिस है। तो बंडल ऑफ हिस क्या होता है, आगे नीचे जाके अभी वो राइट बंडल और लेफ्ट बंडल होके डिवाइड हो जाता है। उसके बाद अगेन दे फर्दर डिवाइड टू गिव परकिंजे फाइबर्स। अगेन फर्दर क्या होता है, ये परकिंजे फाइबर्स होता है। सो ऐसे करंट ट्रैवल होता है, ऐसे इम्पल्सस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सस जो है, करंट नहीं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सस जो है वो ऐसे पूरे हार्ट में ट्रैवल होता है थ्रू दिस कंडक्शन सिस्टम। तो सिर्फ कार्डियक में, हार्ट में सिर्फ ये जो स्पेशलाइज सेल्स है, एसए नोड, एवी नोड, सिर्फ वो नहीं है, बाकी नॉर्मल सेल्स भी है इन द मायोकार्डियल। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मायोकार्डियल सेल्स। सो मायोकार्डियल सेल्स में क्या होता है, चलो देखते हैं। सो नॉर्मल सेल में क्या होता है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है और फॉस्फेट भी ज़्यादा होता है। सेल के अंदर पोटेशियम और फॉस्फेट ज़्यादा होता है, सेल के बाहर क्या होता है,
सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम होता है। सेल के बाहर क्या होता है? कैल्शियम, क्लोराइड और सोडियम होता है। सेल के अंदर पोटेशियम और फॉस्फेट ज़्यादा होता है। सो पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस, और नेगेटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव आयंस को हम बोलते हैं एनियन। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि इनसाइड द सेल सो अबंडेंटली मिलने वाला कैटायन कौन सा है? कैटायन कौन सा है? तो कौन सा होगा? पोटेशियम होगा। तो एनायन कौन सा होगा इनसाइड द सेल? इट इज फॉस्फेट। अबंडेंटली मिलने वाला एनायन कौन सा होगा? फॉस्फेट। अगर आउटसाइड द सेल बात करेंगे तो कौन सा एनियन मिलेगा हमें? कौन सा कैटायन मिलेगा? सोडियम। और एनियन कौन सा होगा? इट इज क्लोराइड। इट इज क्लोराइड। सो दिस इज द नॉर्मल सेल। दिस इज द नॉर्मल सेल। तो क्या होता है? बिकॉज ऑफ द आयन एक्सचेंज, तो ये जो सेल्स है, सेल में क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे चैनल्स होते हैं। चैनल्स का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? गेट। गेट के थ्रू क्या हो सकता है? ये जो आयन्स है वो अंदर और बाहर जा सकता है। तो बिकॉज ऑफ दिस आयन एक्सचेंज, ये जो आयन एक्सचेंज होता है, ये आयन एक्सचेंज होने की वजह से क्या होता है? देयर विल बी जनरेशन ऑफ द करेंट। तो बिकॉज ऑफ दिस, जब ये इम्पल्सेस करंट इम्पल्स, जनरेशन ऑफ द इम्पल्सेस होगा, करंट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन। तो जब ये करंट आता है तो तब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो चलो कैसे होता है हम देखेंगे अभी। तो रेस्ट में क्या होता है? देयर विल बी नो आयन एक्सचेंज। आयन्स क्या है? रेस्ट में एक्सचेंज नहीं होंगे। अगर आयन्स एक्सचेंज नहीं होंगे तो देयर विल बी नो करंट। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। जब हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब हम रेस्ट में इनमें इलेक्ट्रिसिटी कितना है वो मेजर करेंगे, करंट कितना होता है उनको मेजर करने के लिए क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेजर किया गया था तो कितना आया? वो होता -90 मिली वोल्ट्स। ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने अभी बताया था रेस्ट में कोई आयन्स एक्सचेंज नहीं हो रहे, तो -90 कैसे आ गया? ये तो ज़ीरो होना है, न्यूट्रल होना है। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा सेल है, इट इज़ वेरी परमिएबल टू पोटेशियम। ये जो अंदर का पोटेशियम होता है, इट इज़ वेरी परमिएबल टू पोटेशियम। ये हमेशा लीक होता है। देयर इज लीकेज ऑफ अ पोटेशियम। तो बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ द पोटेशियम पॉजिटिव आयन है, ये लीक हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? -90। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अ -90 मिलीवोल्ट्स। तो ये जो मैंने अभी चैनल्स बताया था, ये जो डिफरेंट सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, सब कुछ बताया था, तो सोडियम चैनल ओपन होने के लिए एक पर्टिकुलर पोटेंशियल चाहिए ओपन होने के लिए। वो कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट्स। -70 मिलीवोल्ट्स पे ये जो सोडियम चैनल से वो ओपन हो जाएगा। लेकिन हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -90 मिलीवोल्ट्स। तो अब -90 से -70 कैसे पहुंचेगा? तो मैंने क्या बताया था? हार्ट में क्या है? एसए नोड है। एसए नोड अपने आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है। बाजू में क्या है? बाजू में सेल्स है, मायोकार्डियल सेल्स, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय द गैप जंक्शंस, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होगा तो दे रीच मायोकार्डियल सेल्स। तब क्या होगा? सो अब हम क्या करेंगे? एक डायग्राम, एक ग्राफ डालेंगे। सो दिस इज करंट, सो दिस इज टाइम। यहाँ पे करंट को मेंशन करेंगे। तो मैंने अभी भी क्या बताया था? नीचे जो कितना होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -90 होता है। तो एसए नोड का इम्पल्स जनरेट होने की वजह से कब तक पहुंचेगा? ये 70 मिलीवोल्ट्स। सेल्स ने उधार लिया हुआ है, थोड़ा करंट को उधार लिया है। कहाँ से? एसए नोड से। तो अभी ये -70 पे है,
तो -70 पे क्या हो जाएगा, -70 पे तो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल्स अंदर ओपन हो जाएगा तो सोडियम बाहर है, तो सारा जो सोडियम है वो अंदर आ जाएगा, सारा जो सोडियम है वो अंदर जाएगा, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगा। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। इट इज कॉल्ड एज अ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो क्या हो गया, अभी डीपोलराइजेशन हो गया। ये सोडियम जो है वो, सोडियम चैनल्स जो है वो हमेशा तो खुले नहीं रहेंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल्स यहाँ पे बंद हो जाएंगे। सोडियम चैनल्स यहाँ पे बंद हो जाएंगे। सोडियम चैनल्स बंद होने के बाद क्या होता है, मैंने क्या बताया था, कॉन्स्टेंटली क्या होता है, पोटेशियम बाहर लीक हो रहा है। पोटेशियम बाहर लीक हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिविटी बाहर जा रहा है, तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। पोटेंशियल में, करंट कम होगा, करंट अंदर कम होगा। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इस फेज को हम क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द पोटेशियम चैनल्स, ओपन पोटेशियम चैनल्स, इसको बोलते हैं हम लोग अर्ली रिपोलराइजेशन, अर्ली रिपोलराइजेशन। उसके बाद क्या होता है, मैंने क्या बताया था, बाहर जो है कैल्शियम भी ज़्यादा है, तो ये जो कैल्शियम चैनल्स है ये ओपन हो जाएंगे, तो जो कैल्शियम है वो अब अंदर आएगा। पोटेशियम बाहर जा रहा है और कैल्शियम अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, जितना बाहर जा रहा है उतना कैल्शियम अंदर आ रहा है। तो इसलिए हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा एक प्लेट्यू फेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेट्यू फेस। प्लेट्यू फेस बिकॉज ऑफ द, यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे। वो भी ज़्यादा टाइम तक ओपन नहीं होंगे, एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो भी क्लोज हो जाएगा। कैल्शियम चैनल्स विल क्लोज एट दिस पॉइंट। उसके बाद अभी भी क्या हो रहा है, पोटेशियम जो है वो बाहर लीक हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देर विल बी, बिकॉज ऑफ द पोटेशियम ओपन, इट गोज आउट ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल। उसकी वजह से क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो अभी नीचे आ गया, अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ गया। फिर से क्या होगा, फिर से -70 होगा, फिर से सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, डिपोलराइजेशन, अर्ली रिपोलराइजेशन, प्लेट्यू फेस, और अगेन रिपोलराइजेशन। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। दिस इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अभी हमने कंडक्शन सिस्टम में देखा, कंडक्शन सिस्टम कैसा वर्क होता है। उसके बाद हमने देखा सेल्स कैसा वर्क होता है, सेल्स में कैसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक्टिविटी होता है, अब वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो बच्चों ये था हमारा कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल में मैकेनिकल इवेंट्स होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। जो इवेंट्स, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। बाद में कंडक्शन सिस्टम भी हमने इस कार्डियक साइकिल में डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ हम आज का ये डिस्कशन खत्म करेंगे। थैंक यू।